ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुज़र जाए तो अच्छा। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है। इल्ज़ाम किसी और के सर आए तो अच्छा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, अभिनंदन मेरे चैनल आरे ओनली अल्लाह पर। तो चलिए अपनी अपनी तशरीफ़ को एक जगह टिका दीजिए, तब तक मैं एक छोटा सा रीकैप ले लूँ। कल्पना का पीछा करते हुए गीतिका भी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कल्पना को पहुँचना होता है। वहाँ का मंज़र देखकर उसका दिल हैरान हो जाता है और वो मंज़र उसके दिल पर एक अलग छाप छोड़ता है, जिससे वो वर्डलेस हो जाती है। कल्पना उसे देखती है और अपने शब्दों को उस पर फेंकती है, लेकिन उसके शब्द का जवाब गीतिका दे नहीं पाती। कल्पना उसे अपने घर लेकर आती है जहाँ सभी हैं। वहाँ ये सारी दोस्तों की टोली अपने हिसाब से दिवाली पार्टी मनाना चाहती है, जो अलग अलग गेम को सजेस्ट कर रहे हैं। तर्क वितर्क कर लेने के बाद ये लोग एक गेम खेलने पर मंजूरी देते हैं। तो वो गेम कुछ यूँ है कि कुछ जोड़ियाँ बन गई हैं और कुछ जोड़ियाँ बना दी गई हैं। इस खेल में जो थे वो सब आउट हो गए हैं लेवल के साथ साथ, और लेवल के साथ साथ ये दोनों दोस्तों की जोड़ी जो है वो बचती है। देखते हैं इन दोनों में से जीतता कौन है और जीतने का ये जो सफ़र है वो किसको करीब लेकर आता है। तो बस, और बनी भी तो किसमें है, एक पायलट है तो दूसरा उसका सारथी है। पांडा और अभी में जीत की बनी है, तो चलिए हम भी देखते हैं कि जीतता कौन है। कागज़ के टुकड़े के साइज को देखकर गीतिका ने कल्पना को देखा और अपनी आंखों को छोटा किया। इस इस पे इस पे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, डांस तो दूर की बात है। गीतिका के मन में ये शब्द बुदबुदाए। गीतिका सोच रही है, सिर्फ कहने को सोच रही है, मगर ये भाव उसका चेहरा जो है वो साफ साफ दिखा रहा है। अरे क्या सोच रही हैं आप? जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। जैसे कि उसके मन के शब्दों को कल्पना ने भांप लिया हो, गीतिका को ऐसा लगा। कल्पना ने उसके चेहरे को देखकर और अपने आप को उस टुकड़े पर रखकर उससे अपनी बात कही। इस पे इस पे जगह कहाँ है? अपने उसी भाव को कॉपी करते हुए गीतिका ने हल्के से कल्पना को देखकर कहा। उसकी इस बात पर कल्पना ने सांस लेकर छोड़ दी और अपनी गर्दन को बाईं तरफ झुका लिया, नीचे की तरफ छोड़ दिया और अपने दाहिने हाथ को आगे करके गीतिका के उल्टे हाथ को कलाई से पकड़कर अपनी तरफ कस के ज़ोर से झटके से खींच लिया और अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया। अब इस लेवल के लिए काउंटिंग शुरू होने वाली थी, तो उससे पहले ही कल्पना, तो फिर कल्पना है। उसने ज़रा वक्त नहीं लगाया, गीतिका को कमर से थामकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और जब गीतिका उसकी बाहों में आ गई तो कागज़ के बाहर के हिस्से में तो कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि उस कागज़ पर सिर्फ अब कल्पना खड़ी है। वो इस दायरे से निकल जाए, ऐसा क्या हो सकता है? देखते हैं। कल्पना ने ये इतनी तेज़ी में किया कि सभी की नज़रें उसी पर आकर टिक गईं और सबकी नज़रों से अछूती नहीं थी गीतिका की नज़रें। वो पूरी तरह चौंक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब कल्पना ने उसे अपनी गोद में उठाया, तभी उसकी धड़कनों में से किसी एक धड़कन ने जैसे उसे चोट मारी हो। अपने ही दिल में धड़कने वाली धड़कनों ने उसकी हार्ट वॉल पर कोई धक्का दिया हो, कुछ ऐसे। दिल का तो बुरा हाल है ही, यहाँ इसका नर्वस सिस्टम भी शायद गैप ले ले के काम कर रहा है।
वो ये मैसेज देना भूल रहा है कि सांस ले लेने के बाद उसे बाहर भी फेंकना होता है, और पलकों को ये मैसेज नहीं दे रहा कि उसे थोड़ी देरी पर ही सही झपकना भी होता है। तो बस गीतिका का कल्पना को देखकर यही हाल है, उसकी इस हरकत पर यही हाल है। अब आप हिलने की कोशिश मत कीजिएगा, चलिए जल्दी से ठीक से पकड़िए। कल्पना की इस बात को सुनकर गीतिका ने अपनी हैरानी वाले भाव से जो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी उसे और बड़ा करना चाहा, और अमेज़ की आवाज़ ने इस लेवल को स्टार्ट कर दिया। अरे आंखें आंखें बड़ी बाद में करिएगा, पहले मजबूती बनाइए बाहों में ताकि मैं बैलेंस कर सकूं ठीक से। चलिए जल्दी करिए, कितनी बार कहूँ मैं आपसे, मुझे जीतना है। कल्पना ये कहते हुए उस पेपर पर अपने कदमों को थोड़ा दिशा देने लगी, फिलहाल जितनी दे सकती थी। कल्पना के कहने पर गीतिका की बस बाहों ने रिएक्ट किया, मूवमेंट की, और कल्पना की गर्दन को चारों तरफ से जाकर पकड़ लिया। वहाँ जैसे ही कल्पना ने ये महसूस किया, उसने गीतिका को हल्का सा ऊपर की तरफ धकेला, उसे एडजस्ट करने के लिए, जिससे गीतिका ने और ज़्यादा नज़दीक होने का एहसास किया कल्पना से। उसका चेहरा सीधा कल्पना के शोल्डर पर आकर ठहर गया। कल्पना ने तो उसे अपने आप के करीब कर लिया, लेकिन जब उसके ब्रेन सेल्स ने ये महसूस किया तो गीतिका ने एक बेचैनी का घूंट कटका, और उसकी वो पलकें जो अभी झपकना भूल गई थी वो अपने आप को नीचे की तरफ गिराकर गीतिका की आंखें बंद कर देती हैं। सही है यार, गीतू के ही मजे। स्क्वाड्रन लीडर ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है, उठाया हुआ है अपनी गोद में। ये कहते हुए अनु ने अपने राइट गाल पर अपना हाथ रख के बेबसी वाला चेहरा बनाया, और ठीक उसके बगल में बैठे सूरज ने उसे बाखूबी फॉलो किया। सैम की नज़र भी कल्पना पर थी, सिर्फ सैम की नहीं, गीतिका ने जब अपनी नज़रें खोली, अपनी पलकें खोली, तो उसने अपनी नज़रों को कल्पना के चेहरे पर ही पाया। कब से तो वो कल्पना की खुशबू को अपनी सांसों में घोल रही थी, मगर वो अब क्या करेगी जब बिल्कुल करीब हो चुकी है कल्पना के। उसने अपनी आँखों को खोल दिया पूरी तरीके से और कल्पना को देखना चाहा। शायद यहाँ बैठे कई दिलों की चाहत को गीतिका जी रही है। अब गीतिका ने डिसाइड किया कि वो अपनी आँखें पूरी खोलेगी और कल्पना को शायद उनमें भर लेना चाहेगी। इन सभी की निगाहें तो कल्पना पर थी, मगर कल्पना की निगाह अपने प्रतिद्वंदी पर थी, कॉम्पिटिटर पर थी। क्योंकि अभी ने भी अपनी ड्राइवर को, अपने जेट के ड्राइवर को फॉलो किया हुआ था। जी हाँ, जरनाब को अभी ने भी अपनी बाहों में वैसे ही भर लिया था जैसे कल्पना ने गीतिका को भरा था। म्यूज़िक धीरे धीरे बज रहा है और इनके पैर जो हैं वो चलने चाहिए। जिसके पैर रुकेंगे वो हार जाएगा, वो आउट हो जाएगा। तो जिस तरह कल्पना अपने पैरों को दिशा दे रही है, मूव कर रही है, उसी को अभी भी कॉपी कर रहा है। ओए, तू कॉपी कैट क्यों है भाई? कुछ अलग कर। मैं क्यों अलग करूँ पांडा? ये मुझे अभी यही सूझ रहा है। अच्छा बेटा, ठीक है, देखते हैं तू कब तक इसे होल्ड कर पाता है। मैं तो इसे पूरी ज़िंदगी होल्ड कर सकता हूँ। तेरा देखते हैं पांडा। अभी ने भी उसी कल्पना की सवाल का जवाब दिया। अब जिस तरह जो हालत गीतिका की है वो तो नहीं है जरनाब की, लेकिन हाँ, जरनाब के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया है।
अभी से बात करते करते कल्पना की नज़र गीतिका के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नज़र वहाँ जाकर ठहर जाती है जो निशान इसने चाबी से इसके गाल पर बनाया था। तो वो अपना पूरा ध्यान अब गीतिका पर करती है। आप इस पर ऑइंटमेंट नहीं लगा रही हैं? कि किस पर? तो कल्पना के चेहरे में गुम हुई गीतिका से कल्पना पूछती है, लेकिन उसे ये ही नहीं पता कि ऑइंटमेंट किस चीज़ पर लगाने की बात कर रही है कल्पना। क्या हुआ? यही है ना आप? कहीं और तो नहीं चली गई? अरे रे रे रे, यहीं आइए भाई, यहीं आइए। क्या जवाब दूंगी मैं आपकी मदर एंड फादर को? अरे वापस आइए, कहाँ चली गई हैं आप? कल्पना के ये शब्द गीतिका को फिर से उस तरफ ले जाने लगते हैं जब वो इरिटेट होती है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा कल्पना की गोद में हिलाती है छटपटाने की तरह। अरे रे रे, रिलैक्स। मैंने कहा ना मिस जर्नलिस्ट, हिलने की कोशिश मत करिएगा। देखिए जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना, वो कम नहीं है, मुझे से सीखता है वो सब कुछ। तो अगर आप हिली और मैं ज़रा सा भी मैंने अपना बैलेंस गंवाया तो मैं हार जाऊंगी, और वो इस हार का कसीदा न जाने कब तक पढ़ेगा। तो मानिए मेरी बात को, स्टेबल रहिए। और ऑइंटमेंट मैंने इस निशान पर लगाने की बात की है। कल्पना ने फिर से ऑइंटमेंट वाली बात कही। नहीं, मैं भूल गई। बिल्कुल, आपको ये याद कैसे रह सकता है? वाह, आपने तो बिल्कुल सही बात कही। आप कैसे अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकती हैं? स्टोरेज भी तो होना चाहिए ना। मैं अभी उतर जाऊंगी। कल्पना की बात पर चिढ़कर गीतिका ने कहा, अच्छा ठीक है, ओके, शांत रहिए, शांत रहिए। ये बातें करते हुए कल्पना कंटिन्यूसली अपने कदमों को चाल दे रही थी और उसका 1% नहीं 50% ध्यान अपने अभी पर भी था कि वो क्या कर रहा है। और बाकी जो लोग इस गेम को जो देख रहे हैं, वो भी देख ही रहे हैं कि किस तरह कोई चीटिंग ना हो, या कौन जीता या क्या, कौन रुका पहले, या किसने अपने कदमों को कागज़ के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन नहीं, दोनों डटे हुए हैं अपने कागज़ पर, और अभी की नज़रें सिर्फ जरनाब के चेहरे पर हैं और जरनाब की निगाहें सिर्फ अभी की निगाहों में। और अभी का ध्यान ये भी है कि उसे जीतना है, बिकॉज़ उसे पांडा से जीतना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना चेहरा इस तरफ घुमाइए, कल्पना ने धीरे से कहा। किस तरफ? अरे इस तरफ। अब सिर्फ अपनी आंखों से इशारा कर रही है कल्पना कि किस तरफ घुमाना है, लेकिन शायद गीतिका सच में यहाँ नहीं है, उसका ध्यान यहाँ नहीं है। उसके जो सेल्स हैं इंटेलिजेंसी वाले, वो काम नहीं कर रहे हैं। कल्पना ने अपनी बात को फिर से दोहराया, लेकिन फिर भी गीतिका, क्या करूँ मैं आपका? खाली दिमाग है बिल्कुल। अपने लफ्ज़ कल्पना ने बहुत धीरे से कहे, लेकिन कल्पना को मालूम है कि उसी के पास है गीतिका। तो गीतिका को थोड़ा सा भी तो साउंड जाएगा ना। क्या कहा आपने? अपनी भौं को ऊपर करके गीतिका ने कहा, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा, रुकिए। कल्पना ने ये कहकर अपने चेहरे को राइट साइड पर झुकाया, गीतिका के लेफ़्ट साइड पर, और अपने राइट गाल से गीतिका का लेफ़्ट साइड टच किया। कल्पना ने टच किया गीतिका के गाल को, लेकिन गीतिका को ये महसूस हुआ कि उसने उसकी हार्ट बीट को छू लिया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जब अपने गाल पर कल्पना के गाल का एहसास पाया। कल्पना जहाँ अपनी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करती थी उसे छूने में या उसे धकेलने में, आज वो अपने गाल का इस्तेमाल कर रही है। कल्पना ने अपने गाल को हल्का सा घुमा दिया, जिससे गीतिका का चेहरा भी उसी तरफ घूम गया जिस तरफ अभी कल्पना उसे अपना चेहरा घुमाने के लिए कह रही थी।
क्योंकि कल्पना को उसका वो स्कार देखना था जो इसी ने दिया है उसे। इस तरफ घुमाने के लिए कह रही हूँ मैं, ब्रेनलेस। अपनी आँखों को खोल दिया गीतिका ने जब कल्पना की ये बात सुनी। कल्पना ने अपनी नज़रें उस स्कार पर की। इस पर ही तो ऑइंटमेंट लगाना है ना? क्या चाहती हैं आप? ये ज़िंदगी भर आपके गाल पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहे? कल्पना ने गीतिका से धीरे से कहा और बहुत सहज भाव में कहा, तो मैंने तो नहीं बनाया ये, आपने ही तो बनाया है ये, मालूम है। एक शिकायत वाले अंदाज में गीतिका ने अपनी बात कही, मालूम है कि मैंने ही बनाया है। इस बात का अफसोस है मुझे जर्नलिस्ट, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि आपने इस पर ऑइंटमेंट क्यों नहीं लगाया। अगर लगाती रहती तो ये दाग चला जाता या जाता रहता। ये कहकर कल्पना चुप हो गई और गीतिका सिर्फ कल्पना को देखने लगी। शायद मैं इसे जाने ही नहीं देना चाहती। गीतिका के मन ने खुद गीतिका से ये कहा और गीतिका अपनी ही आवाज़ को सुनकर हैरान हो गई। तभी कल्पना को ये महसूस हुआ कि गीतिका अपनी पकड़ ढीली कर रही है। जब हमारा ध्यान, हमारा दिल, दिमाग अलग अलग जगह पर होता है तो हम उस जगह पर फोकस करना भूल जाते हैं जिस पर करना है। जर्नलिस्ट, क्या हो गया? आप पकड़े रहिए प्लीज़, आपको सिर्फ पकड़े रहना है ना, उठाना तो मुझे है, तो प्लीज़ पकड़े रहिए। कल्पना की बात सुनकर गीतिका अपनी उस ऑरा से बाहर आती है जो अभी इसके अंदर चल रहा है और फिर से अपनी बाहों की पकड़ को मजबूत कर लेती है और इस बार वो अपने आप को खुद ही ऊपर की तरफ धकेल कर एडजस्ट कर लेती है। अमेज, यार गाना चेंज करिए, इस पे क्या स्टेप दिखाएंगे हम? कल्पना ने थोड़ा सा अपनी आवाज़ को लाउड करते हुए कहा। ओके पांडा, रोजा। वहाँ से अमेज ने इसकी बात का जवाब दिया और गाने को चेंज कर दिया। गाना चेंज करने से कल्पना को तो नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी पर पड़ेगा। गाना क्या है? ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा, मुझसे यूं नजर न फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। अबे अमेज के बच्चे, तूने तूने पांडा का फेवरेट सॉन्ग क्यों चलाया? अभी ने ये गाना अपने कानों में पढ़ते हुए ही अमेज से कहा। मैं यहाँ फेवरेट लिस्ट थोड़ी लेकर बैठा हूँ यार, जो आ रहा है बजा, तुझे तो मैं बाद में देखूँगा। अमेज की बात पूरी हुए बगैर ही अभी ने उसकी बात का जवाब दिया और अपने कदमों को थोड़ा एडजस्ट करना चाहा। कल्पना इस गाने पर भी आराम से स्टेप ले रही है। याद है आपको इस गाने के स्टेप? ना ना, ऋतिक रोशन पे मत जाइए, अभय देओल पर आइए। तो जो अभय देओल करते हैं ना, उसी तरीके का, उसी प्रकार का कल्पना कर रही है, अपने स्टेप्स को घुमा रही है। और अमेज की एक बात आती है कि अभी स्टेप घुमा, तेरे स्टेप वहीं के वहीं रुके हुए हैं। अबे कैसे घुमाऊं, क्या करूं? तूने गाना ही ऐसा चला दिया है। नहीं, अभी आपको अपने स्टेप घुमाने होंगे, आपके स्टेप जमे हुए हैं ज़मीन पर। अमेश ठीक कह रहा है। यहाँ अनु भी बोल पड़ती है। अनु के साथ साथ सूरज भी, जाहिर सी बात है, उसे ही फॉलो करेगा, बिकॉज़ यहाँ भी वो लोग अपनी स्क्वाड्रन लीडर का ही पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लेने की बात क्या है, ये बात ठीक है, जो उन्हें दिख रहा है वो कह रहे हैं। तो सबके कहने पर अब सबकी आवाज़ में एक ही तर आ गया है, एक ही दर आ गया है, ये कह सकते हैं। तो अभी अब क्या करें, उसे अपने स्टेप घुमाने ही पड़ेंगे। और कल्पना ये देख देख कर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसके स्टेप जो हैं वो रुक नहीं रहे।
राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट तो कर ही सकती है, तो वो कर रही है। जो आसमान में अपने जेट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना जाने कौन सी दिशाओं तक घुमा देती है, वो इस कागज़ के टुकड़े पर अपने कदमों को तो घुमा ही सकती है ना। अभी सबके कहने पर स्टेप को आगे बढ़ाने लगता है, अपनी डांस स्टेप को थोड़ा हार्ड करने लगता है। तभी ज़रनाब के जो बाहों की जो मजबूती है, जो पकड़ है, वो ढीली हो जाती है और जिसकी वजह से अभी जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है और उस कागज़ के टुकड़े से उसका कदम बाहर चला जाता है। अमीश चिल्लाते हुए कहता है कि बस स्टॉप, और वो म्यूज़िक स्टॉप कर देता है। कल्पना अपने कदमों को स्टॉप कर देती है और अभी कल्पना को देखने लगता है। तू हार गया अभी, तू हार गया। बैट इस तरफ आते हुए कहते हुए आता है। हाँ, उसके साथ साथ सैम, अमीज सब इसी तरफ आते हैं। कल्पना गीतिका के चेहरे को देखते हुए उसे नीचे बहुत बहुत आराम से उतारती है और खुश होती है। खुश होने के साथ साथ बोला था ना मैंने कि तू और मुझसे जीत जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता बेटा, अभी तुझे टाइम लगेगा। अभी आकर कल्पना के गले लग जाता है। प्रतिद्वंदी ये लोग बाद में हैं, पहले ये लोग दोस्त हैं। तो इस गेम का विनर अनाउंस होती है कल्पना और गीतिका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी की तालियों का आभार प्रकट करते हुए कल्पना ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये तो मुझे मालूम था कि मैं ही जीतूंगी, बस थोड़ा सा अपने पार्टनर को लेकर मैं घबरा रही थी बिकॉज़ नींद चढ़ी जो है। धीरे से लास्ट वाले शब्द कल्पना कहती है। ओके, तो गेम वोम सब हो चुका, अब क्या करना है। अब ये अमेज़ कहता है अब अपने अपने घर चला जाए। सैम ने ये कहा, नहीं, इतनी रात को घर जाना ज़रूरी नहीं है। आप लोग ऐसा करिए, हॉल में हम बिस्तर लगाते हैं, सब के सब वहीं सोएंगे। एक तरफ गर्ल्स हो जाती हैं, दूसरी तरफ बॉयज़, अगर किसी को एतराज़ है तो, वरना मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मिक्स भी सो सकते हैं। कल्पना ने अपने हाथों को हिलाते हुए इन सब से कहा तो सब मान गए। अब ये लोग हॉल में जाकर थोड़े सोफ़े को साइड में लगा देते हैं, टेबल को साइड में लगा देते हैं और मैट्रेस लाकर अपनी अपनी जगह पर बिछा लेते हैं और सब जो है अपनी अपनी एक मैट्रेस पकड़ लेते हैं। ओए पांडा, हाँ क्या हुआ तुझे अभी, बोल। रिलैक्स, हार गया तो क्या हुआ, मुझे से तो हारा है ना, इट्स ओके बाबा। कल्पना ने एक बहुत बेकदरी वाले अंदाज में कहा, दोस्तों के बीच में होता है उस तरीके का। तेरा रूम तो खाली है ना, अभी ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में पूछा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। तुझे मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तेरा ये सवाल उस तरफ तो नहीं कि तू जरनाब को लेके मेरे रूम में सोना चाहता है, तो कवर कर। हाँ, थोड़ा सा बांध अपने आप को, तेरी शादी नहीं हुई है अभी। क्या यार पांडा, तू 2 मिनट नहीं लगाती बेइज्जती करने में। बेइज्जती नहीं कर रही हूँ मैं, अगर बेइज्जती करनी होती तो बड़े लेवल पे करती ना बेटे। तू क्या सोच रहा है? हाँ, नहीं नहीं, मेरा रूम खाली नहीं है, मेरा रूम बंद है। चल जाके अपना मैट्रेस पकड़ और जरनाब मेरे पास सोएगी, समझा तू? हाँ ठीक है, तू मुझे क्या समझती है, मैं क्या जरनाब के बगैर सो नहीं सकता? नहीं नहीं, तू जरनाब के बगैर बहुत कुछ कर सकता है, हार भी सकता है मुझसे जरनाब के साथ। फिर से कल्पना ने अभी को चिढ़ाया। हाँ ठीक है, जा जा, वरना मैं ये बात जरनाब से बोल लूँगी। नहीं 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 प्लीज़, हाँ उससे मत बोलना। अरे अजीब बंदा है तू यार, अगर मैं बोल देती कि हाँ मेरा रूम खाली है तो तू जनाब से बोलता ना, उससे बताता ना, तो अभी बताने में क्या है? नहीं ना, मैंने सिर्फ तुझसे पूछा, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा बेटा, ठीक है, तू मुझे सिखा रहा है। चल जा अपना मैट्रेस पकड़, अब जल्दी जा, टाइम वेस्ट मत कर।
कल्पना ने ऑर्डर देते हुए कहा और अभी उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने कदमों को आगे कर देता है। और जैसा कि कल्पना ने कहा, उसके बगल वाले मैट्रेस पर जरनाब होती है। ये लोग अपना अपना मैट्रेस और अपनी अपनी ब्लैंकेट लेकर सो जाते हैं, लेट जाते हैं। जिस तरफ कल्पना का मैट्रेस है उससे थोड़ी सी दूर पर गीतिका का है। आमने सामने तो हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी दूरी है। कल्पना अपना ब्लैंकेट लेकर आराम से अपने ऊपर उड़ाती है और एक करवट लेती है तो उसकी नज़र गीतिका पर पड़ती है। गीतिका सिर्फ मैट्रेस पर बैठी है, कुछ सोच रही है। अभी इनको क्या हुआ, ये क्या सोच रही हैं? कहीं इन्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने इन्हें अपनी बाहों में उठाया और इतना करीब किया? नहीं, अगर ब्रेनलेस को बुरा लगता तो ये वहीं अकड़ जाती, लेकिन ये सो क्यों नहीं रही हैं? गीतिका को देखते हुए कल्पना ने धीरे से धीमी धीमी शब्दों में अपने आप से कहा और वो लेट गई। लेटने के बाद शायद वो थक चुकी थी, उसने अपनी आंखें बंद की और न जाने वो कब सो गई, पता नहीं चला। इस हॉल में सभी अपनी अपनी नींद में गुम हो गए। गीतिका काफ़ी देर तक बैठ जाने के बाद अपने मैट्रेस पर लेटती है और वो उसी अवस्था में लेटती है, पोजीशन में लेटती है जो उसकी फेवरेट है। लेकिन इस बार वो सिर्फ अपने लेफ़्ट हाथ को अपने गाल के नीचे रखती है और अपने एक हाथ से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करती है और उसकी नज़र कल्पना पर पड़ती है। उसका वो बेबाक चेहरा, उसकी वो मासूमियत साफ साफ गीतिका देख रही है। कहने को स्क्वाड्रन लीडर है कल्पना, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत कोई भेद नहीं सकता। कल्पना के चेहरे को निहारते हुए गीतिका की नज़रों के सामने उसके मन में वो सारे मंज़र आने लगते हैं, वो सारी चीज़ें आने लगती हैं जो हाल फिलहाल में गीतिका ने कल्पना को लेकर पाई, ढूंढी, सर्च की या फिर उसके सामने आया। जितना वो एरोगेंट कल्पना को जान रही थी, समझ रही थी, बना रही थी, ये कह सकते हैं, उतनी एरोगेंट तो नहीं है कल्पना, उतनी क्या, ज़रा भी नहीं है। लेकिन गीतिका के सामने एक अलग अलग दृश्य आते हैं और वो दृश्य देखती, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस तरीके से वो सारा सीन उसके सामने आता ही है। जब वो उससे पहली बार मिली थी, उसके बाद मिली, जब वो उसे रेस्क्यू करने आई थी, तब वो सारे मंज़र गीतिका की नज़रों के सामने आते हैं। फिर हाल फिलहाल में जो वो सारी चीज़ें उसने देखी, उन बच्चों को बचाना, उन बच्चों को ऑर्फन में ले जाना, उन बच्चों के लिए दिवाली मनाना, सब क्या सब। जिस तरह कल्पना अपना हाथ उसके आगे करती है, उसका हाथ पकड़ने के लिए इज्जत देती है। हाँ, वो थोड़ी सी वर्ड में ज़रूर उसे छेड़ती है, लेकिन गीतिका को ये सब अभी समझ नहीं आ रहा। वो बहुत परेशान है अपने अंदर की फीलिंग्स को लेकर। जिस तरह टीम में डिवाइड हो जाते हैं फीलिंग्स, उसी तरह अभी गीतिका के अंदर चल रहा है ए और बी। बी साइड ये कह रहा है कि कल्पना बहुत अच्छी है, कल्पना के जैसा कोई नहीं, उसके चेहरे के नूर को तो देख, उसकी मासूमियत तो देख, क्या तूने उसके बारे में जो अभी जाना वो कम है ये कहने में कि वो किस तरह की इंसान है। लेकिन जो ए साइड है वो ये भी कह रहा है, ये वही तो है जो जो कितना रूड बोलती है, जो किसी को भी डांट देती है, अपने से छोटे इंसान को डांट देती है जो वजूद में उससे छोटा है, फाइनेंशियल में उससे छोटा है। वो क्या समझती है अपने आप को, ऐसे कैसे वो ट्रीट कर सकती है इंसानों को। तो वही टीम्स जो हैं वो लड़ रही हैं गीतिका के अंदर, और वो चुपचाप कल्पना के चेहरे को देखती है। देखते देखते जब उससे रहा नहीं जाता, वो अपनी ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाती है, उठकर बैठ जाती है। पहले तो हॉल में देखती है कि कोई जगह तो नहीं है, और फिर उसका चेहरा, उसका रुख, उसकी निगाहें कल्पना पर पड़ती हैं। जैसे ही उसकी नज़र कल्पना पर पड़ती है, वो अपने आप उठ जाती है और कल्पना की तरफ बढ़ने लगती है।
जैसे उसका चेहरा उसे बुला रहा हो। बढ़ते बढ़ते वो जाकर अपने घुटनों के बल कल्पना के मैट्रेस के पास बैठ जाती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। उसके गाल पर वो अपना सीधा हाथ रखती है। अपने सीधे हाथ के थंब से कल्पना के होठों पर सहलाने लगती है, बहुत हल्के, बहुत हल्के। कल्पना शायद बहुत थक गई है, तभी इतनी गहरी नींद में सो गई है। गीतिका जब अपने अंगूठे को कल्पना के होठों पर सहलाती है, उसके दिल में कुछ ऐसी लहरें उठती हैं, वेव उठती है जो उसके दिल को सुकून देती है। और उसी सुकून के साथ साथ वो अपना चेहरा कल्पना के होठों की तरफ बढ़ाने लगती है, ये सोचे समझे बगैर कि कल्पना की नींद अगर खुल गई तो वो क्या करेगी। इस हॉल में सोए हुए लोगों की अगर नींद खुल गई तो क्या होगा। नहीं, गीतिका को अभी कुछ समझ सूझ नहीं है। वो सिर्फ अपना चेहरा कल्पना के होठों की तरफ बढ़ाती चली जा रही है। उसका हाथ कल्पना के गाल पर है और वो बहुत करीब आ चुकी है कल्पना के होठों के। इतने करीब आ जाने के बाद वो अपनी नज़रों को उसके होठों से हटा ही नहीं पाती, और जैसे कि गीतिका के होंठ खुद ब खुद जाकर कल्पना के होठों को चूम लेते हैं। एक बहुत सॉफ्ट, एक बहुत हल्का चुम्बन देने के बाद गीतिका अपने आप दूर होती है और कुछ देर तक बैठकर कल्पना के चेहरे को देखती रहती है। देख लेने के बाद वो वापस अपने बिस्तर पर आती है और उसी पोजीशन में लेट जाती है। उसका रुख, उसका चेहरा, उसकी नज़रें कल्पना की तरफ ही होता है। वो फिर से अपना लेफ़्ट हाथ अपने गाल के नीचे दबाती है और अपनी नज़रें, अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वो भी न जाने कब उस नींद की आगोश में गुम हो जाती है। अजीब विडंबना है ना। आज गीतिका ने चोरी की, कल्पना के होठों की नमी की चोरी। हाँ, ये वही गीत है जो कल्पना ने उस पार्टी में गाया था और गीतिका ने वो कर दिखाया। क्या इस बात का कल्पना को पता चलेगा? जानेंगे। फ़िलहाल के लिए बैक टू द स्टोरी। ये सब नींद की आगोश में है और रात बहुत हो चुकी थी, पहर अलग अलग बहुत आगे जा चुका था, तब जाकर ये सोए थे। तो सुबह की किरण, सुबह का पहला पहर आने में वक्त नहीं लगता, और कल्पना की एक आदत है, वो कितने भी लेट सोए, सुबह के पहर पर उसकी आँखें खुल जाती हैं। जब अंगड़ाई लेते हुए वो अपनी आँखें खोलती है तो सामने गीतिका को पाती है और उसकी पोजीशन वही है। उसने दोनों हाथों को अपने गाल के नीचे बांध लिया है और चुपचाप सोई हुई है, और उसकी ब्लैंकेट में भी ये साफ दिख रहा है कि उसने नी से मोड़ा हुआ है अपने पैरों को। बच्ची है, बिल्कुल बच्ची। ये कहकर कल्पना वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। जब फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि गीतिका जग गई है और कोई नहीं जगा है। गीतिका के सेल पर कॉल आया हुआ है और कॉल आते ही वो फटाफट से खड़ी होती है। अरे रे रे, क्या हुआ ब्रेनलेस? हाँ, सुबह है, ये गिर जाओगी, क्या हुआ? अपनी आंखों को खोलते हुए वो कल्पना के चेहरे को देखती है। घर से फ़ोन है, पापा की मेडिसिन ले जानी है और मुझे याद नहीं था रात में। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को मसलती है अपने हाथों से। रुकिए, रुक जाइए, ऐसे आंखों को मसला नहीं जाता। कल्पना ने गीतिका का हाथ पकड़कर कहा। गीतिका कुछ नहीं कह पाई। जाइए, मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। जाइए जाइए, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। कल्पना ने अपना अंदाज़ दोहराया और गीतिका ब्लैंकेट को वहीं छोड़कर अंदर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
कल्पना ने अपना मैट्रेस और गीतिका का मैट्रेस उठाकर साइड किया और उन ब्लैंकेट को फोल्ड करके सोफे पे रख दिया। वेयर इज़ माई मर्सी की। और ये कहकर कल्पना अपनी वाइट मर्सिडीज़ की ढूंढने लगी। अरे, वो तो रवि साहब ले गए क्या? लेकिन रवि साहब कैसे ले जाएंगे? वो कार तो मैं लेकर गई थी, बट चाबी कहाँ है? इतने में गीतिका बाहर आ जाती है और कल्पना की नज़र अभी की कार की चाबी पर पड़ती है, तो वो वही उठा लेती है। चलिए। और इन दोनों के कदम बाहर की तरफ आने लगते हैं। अगेन कल्पना गीतिका के लिए दरवाज़ा ओपन करती है, जैसा कि वो हर बार और हर किसी के लिए करती है। दरवाज़ा ओपन कर लेने के बाद वो पूरा ओपन नहीं करती, सिर्फ लॉक खोलकर उसे खींच कर छोड़ देती है और जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग। गीतिका बहुत हल्के लफ्ज़ों में कल्पना को गुड मॉर्निंग कहती है और कल्पना बैठते हुए उसे देखती है। अरे, अभी जगी हैं क्या आप? गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए बैठिए, जल्दी कीजिए। ये कहकर कल्पना अपनी साइड का तो डोर बंद कर लेती है और गीतिका भी बैठते हुए दरवाज़ा बंद कर लेती है। कल्पना गाड़ी स्टार्ट कर कर रास्ते पर लगा देती है। अब जो रात को हुआ वो गीतिका को तो पूरा याद है, लेकिन कल्पना को क्या पता। तो कल्पना इसको बड़ी हैरानी से देख रही है क्योंकि ये चुप है। गीतिका कल्पना से कुछ बोल ही नहीं रही, अपनी नज़रें बाहर किए हुए है। ये क्या हुआ? खाली दिमाग कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कल्पना ने अपने मन में ये शब्द कहे। मिस जर्नलिस्ट, घर पे सब ठीक है ना? अपने मन से बाहर आकर कल्पना ने अपने शब्दों को आवाज़ दी। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस बाबा की मेडिसिन है एक, जो वो सुबह लेते हैं, वो मेरे पास है। कल रात को ख़रीदते वक्त मैं उन्हें देने भूल गई। I mean, आते वक्त ख़रीदी थी। ओके, कोई बात नहीं, ये तो आपके साथ होता रहता होगा, भूल जाती होंगी आप चीज़ें, है ना? क्योंकि दिमाग नहीं है ना। कल्पना फिर से गीतिका को चिढ़ा देती है। आप एक ही बात बोलते बोलते थकती नहीं है? बार बार मुझे ब्रेनलेस खाली दिमाग बोलती रहती है। अरे, मैंने आपको खाली दिमाग कहाँ कहा? हाँ, मैंने ब्रेनलेस कहा और मैं कहती हूँ क्योंकि वो आप हैं। ये सुनकर गीतिका लंबी सांस लेती है और अपनी नज़रें कल्पना की नज़रों में करती है, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं कर पाती। फट से वो बाहर की तरफ देख लेती है। आफ्टर ऑल चोरी जो की है उसने। अरे, क्या हुआ? ये कहकर कल्पना गाड़ी आगे बढ़ाती है। तभी उसे एक चाय की टपरी दिखती है और उसे चाय पीने का बहुत मन करता है। अभी तो इसने चाय भी नहीं पी थी और गीतिका को लेकर वो बाहर आ गई। चलिए, आपको खाली दिमाग या ब्रेनलेस नहीं कहती मैं, मिस जर्नलिस्ट, चाय पियेंगी? अगेन गीतिका ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। वो कुछ कह नहीं पाई, ना इसकी तरफ देख पाई। ओके, ठीक है। और ये कहकर कल्पना कार जो है वो चाय की टपरी के सामने रोक देती है। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय भूल कर आती हूँ। ओके। ये कहकर कल्पना चाय की दुकान में जो है, जो अंकल चाय बना रहे हैं, वहाँ चली जाती है। और कल्पना ने इसे कार में बैठने के लिए कहा था, लेकिन ये कार से बाहर आ जाती है। तभी इनकी कार की कुछ दूरी पर एक बाइक रुकती है जिस पे 2 लोग सवार हैं और कल्पना ये चीज़ नोट कर रही है काफ़ी देर से, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि रोड है और सुबह का वक्त है, तो इक्का दुक्का ही होगा। तो उसने ये सोचा कि होगा, कोई आगे नहीं जाना चाहता होगा, सुबह का वक्त है, कोई ओवरटेक नहीं करना चाहता होगा। तब तक चाय वाले अंकल ने कल्पना को आवाज़ दी और उसने अपना रुख उधर कर लिया। इतनी देर में कल्पना चाय के 2 कप लेकर आती, वो दोनों संदिग्ध गीतिका की ओर बढ़ गए और उनमें से एक ने गीतिका पर वार करना चाहा। इतनी देर में कल्पना ने वो कप फेंक कर अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ाया और जाकर उस हाथ को रोक लिया जो गीतिका पर पड़ने वाला था और उसे कसकर अपने हाथ में पकड़कर कहा, अरे रे रे, आपको क्या लगा? ये अकेली हैं?
ना महाशय, ये अकेली नहीं है। ये कहकर कल्पना ने अपनी आंखों को गुस्से में भर लिया। अपने घुटने को मोड़कर उस आदमी के लोअर एब्डोमेन पर मारा। उसके मारने में इतना फोर्स था, इतनी पावर थी कि वो आदमी अपने लोअर एब्डोमेन को पकड़कर बैठ गया। क्या हुआ, उठिए। नहीं उठा जा रहा। हाँ, इतना कहकर कल्पना ने उसी घुटने को उसकी चिन पर मार दिया और वो पूरा पीछे की साइड जाकर गिर गया। अब स्लो मोशन में मैं इसे दिखा सकती तो आपको पक्का दिखा पाती। जितनी देर में कल्पना इस आदमी को हैंडल कर रही थी, उतनी देर में वो जो दूसरा वाला है वो आकर गीतिका पर अपना वार करता है। जैसे ही इस पर भी नज़र पड़ जाती है कल्पना की, और वो गीतिका का हाथ पकड़कर उसे कसकर खींच लेती है, जिससे उसका जो चेहरा है वो गाड़ी की जो साइड में मिरर होता है ना, उस पर लग जाता है और उसकी पलकों के किनारे पर चोट लग जाती है। चोट लगी है साइड मिरर से। उस आदमी से दोबारा से कल्पना ने उसे बचा लिया है। अगेन कल्पना उसके मुंह पर एक पंच मारती है, बड़ा ज़ोर वाला, और वो पीछे की तरफ हो जाता है। जब वो पीछे की तरफ हो जाता है, कल्पना अपना किक उसके स्टमक में रख देती है, जिससे वो भी अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है। दोबारा से वो खड़ा होकर कल्पना पर वार करना चाहता है, तभी वो अपनी कोहनी को मोड़कर और नीचे झुककर वापस उसके पेट पर वार करती है। पेट पर वार करने के बाद जैसे ही वो खड़ी होती है, अपना पंच बनाकर उसकी ये जो थ्रोट बॉक्स है उस पर रख देती है, और उस पर लग जाने के बाद अगर अच्छे से पंच लग गया तो आदमी उठता नहीं है। नहीं, उठता भी नहीं है, लेकिन उठ भी नहीं पाता। ये दोनों वहाँ अपने अपने अंग पकड़कर बैठ जाते हैं। आप ठीक हैं मिस जर्नलिस्ट, आप ठीक हैं? कल्पना ने गीतिका का चेहरा अपने दोनों हाथ में भरकर बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ उसे चोट लगी थी वहाँ अपना हाथ रखकर गीतिका कल्पना की बात का जवाब देती है। इधर आइए, इधर आइए। कल्पना फट से जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गीतिका को बिठा देती है और फट से जाकर एक ठंडे पानी का गिलास लेकर आती है उन अंकल से जो चाय वाले हैं, और उस गिलास से उसके जहाँ चोट लगी थी उसको धोती है। तभी उसे दिखाई देता है कि रोड के किनारे जो स्नो फॉल होकर इकट्ठी हुई थी, उसमें से वो एक गोला बनाती है, अपने रुमाल में बांध देती है और गीतिका को पकड़ाती है। ये लीजिए और इस पर कस कर दबाइए, प्रेशर दीजिए, और कार से बाहर मत निकलिएगा। कल्पना गीतिका को ये कहती है और कार को लॉक कर देती है, और उनमें जिस आदमी को पहले मारा था कल्पना ने, उसका कॉलर जाकर पकड़ लेती है घुटने पर बैठकर। किसने भेजा है आपको? हाँ, आप हमारा पीछा कर रहे थे ना? कितनी देर से पीछा कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, बोलिए। और वो आदमी बहुत ढीठ होता है, वो सिर्फ अपनी गर्दन नाव में हिलाता है। कल्पना से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो दोबारा से अपना पंच बनाकर उसके मुंह पे रख देती है, जिससे उसकी जॉ लाइन जो है बड़ी अच्छी तरीके से हिल जाती है और वो शायद बेहोश हो जाता है। जो दूसरे वाला था वो तो पड़ा ही हुआ है बेहोश। कल्पना खड़ी हो जाती है और अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पाती है, इधर उधर करती है। ये दोनों कौन हैं और क्या करने आए थे और क्यों पीछे आए थे ये हमारे? क्या ये मिस जर्नलिस्ट के पास? नहीं, एनीवेज अभी के लिए तो इन्हें ठिकाने लगाना होगा। ये कहते हुए कल्पना अपना फ़ोन निकालती है अपनी जैकेट की पॉकेट में से, चेन खोलकर, और एसीपी उमरान को लगाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे लिए 2 लोगों का मैंने बंदोबस्त कर दिया है, ले जाओ अपनी जेल में भरो इन्हें। तो एसीपी उमरान कहते हैं ठीक है, जो वहाँ पेट्रोलिंग टीम है मैं उन्हें वहाँ भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कह के कल्पना फ़ोन कट कर देती है। 10 से 15 मिनट लगते होंगे वहाँ से एक पेट्रोलिंग टीम आने में, जो अपनी जीप में आती है और इन दोनों को भर के ले जाती है। कल्पना वापस आकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठती है। आप ठीक हैं? दिखाइए मुझे। गीतिका के चेहरे को चिन से पकड़कर वो रुमाल अपने हाथों में ले लेती है कल्पना, और
आँखों को देखती है। हाँ, बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है उसके। डेंट जैसे गाड़ियों पर पड़ता है वैसे पड़ गया है। माय गॉड। तो इसे दबा कर रखिए। दोबारा वो पोटली कल्पना गीतिका को दे देती है। मिस जर्नलिस्ट अपनी आँखों में आंसू लिए गीतिका कल्पना को देखती है। क्या आपको पता है कि ये दोनों क्यों आए? मतलब आप क्या जानती हैं इस सिचुएशन को? हाँ, शायद। अच्छा, कैसे? शायद ये उसी पॉलिटिशियन के आदमी हैं। ओह माय गॉड। ये कहकर कल्पना अपने आप को सीट से लगा देती है। मतलब वही पॉलिटिशियन जिसके बारे में आपने जिसका नाम उजागर किया था आपने कल के आर्टिकल में। क्या ये आपको ये लग रहा है कि ये दोनों उसी के द्वारा भेजे गए हैं? हाँ, मिस कोऑर्डिनेटर, मुझे यही लग रहा है। अपनी दोनों आँखों को बंद कर कर गीतिका ने कहा, ओके रिलैक्स। घर चलना है अब? ये चाय पीनी है? नहीं, मुझे घर जाना है। गीतिका के शब्द सुनते ही कल्पना अपनी कार को स्टार्ट कर देती है और पहलगांव की तरफ बढ़ जाती है। अगेन बाहर आकर गीतिका की साइड वाला डोर ओपन करती है। ओके, आइए। और फिर से वो वही हाथ गीतिका के आगे करती है जो मोह जाता है गीतिका के मन को। और गीतिका अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। कल्पना बड़े प्यार से इसे कार से बाहर निकालती है। कार का डोर फट से बंद कर देती है और उसे लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख के घर की तरफ बढ़ने लगती है। गीतू, ये क्या हुआ? अरे कोई कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए। शांत रहिए अंकल, शांत रहिए। कल्पना ने बाबा से कहा, कुछ नहीं हुआ, वो बस ठेस लग गई थी ज़रा सी, तो ठोकर खाकर गिर गई, तो इसलिए एक डेंट आया है इनके पलकों के किनारे पे, तो कुछ नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग है आपकी बच्ची। अरे कल्पना बेटा। मम्मी की नज़र कल्पना पर पड़ी और उन्होंने ये कहा, गीतिका क्या हुआ ये? अरे आंटी जी कुछ नहीं हुआ है, बस ठोकर खाकर गिर गई हैं। और कल्पना गीतिका को सहारा देते हुए लेकर सोफे पर बिठा देती है। बैठिए, कुछ नहीं हुआ, आप दोनों परेशान मत होइए। बस आपकी बेटी ज़रा देख कर नहीं चल रही थी, इसीलिए ठोकर खा गई और गिर गई, और कुछ नहीं हुआ है। इस पर बर्फ़ लगाइएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब मुझे जाना होगा। कल्पना सिर्फ खड़े खड़े ये सारी बातें कह देती है और जाने के लिए कहती है, नहीं बेटा चाय पी कर जाना। नहीं आंटी, थोड़ा काम है, मैं कभी आऊँगी बिल्कुल आपके हाथ की चाय पीने, तो आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, इनका थोड़ा ध्यान रखिए। कल्पना की बात पर गीतिका अपनी एक आँख को, एक तो उसने बंद की हुई है, उठाकर कल्पना को देखती है। क्या देख रही हैं? मैं आपके घर में नहीं आ सकती, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, कल्पना ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए गीतिका से कहा, लेकिन उसकी बात का जवाब गीतिका की मम्मा ने दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी तब आया करो। देखा मिस जर्नलिस्ट, मुझे तो यकीन नहीं आता कि आपकी मदर ये है। खाली दिमाग है इनका आंटी, क्या खाती है ये? हल्की आवाज़ में कल्पना ने गीतिका की मम्मा से बात की। चलिए अब मैं चलती हूँ, अब इनका ध्यान रखिएगा। कल्पना ने दोनों के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और गीतिका से कहा, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, ठीक है? और हाँ, हो सके तो घर से बाहर मत निकलिएगा आज, मैं पता करूँ कि ये दोनों हैं कौन, ठीक है? कल्पना ने अपनी बात गीतिका से बहुत धीरे से कही ताकि माँ और बाबा को पता न लगे, और अपने कदमों को बाहर कर दिया। जैसे ही वो कार में बैठी, एसीपी इमरान का कॉल इसके पास वापस आ गया। हेलो जी एसीपी इमरान, बस मैं आपके पास पहुंच रही हूँ, बस यहाँ से निकल ही रही हूँ। वैसे जो 2 लोग मैंने आपको पार्सल भेजे वो मिल गए? हाँ पांडा, वो दोनों मुझे मिल गए,
लेकिन मैंने आपको किसी और मसले पर फ़ोन किया है। किसी और मसले पर? हाँ, जो 3 लोग अम्मा के अटैक में शामिल थे, वो तीनों के तीनों अब हमारी हिरासत में हैं, मेरी हिरासत में हैं। एसीपी ने अपनी बात में थोड़ा सा करेक्शन किया और उनकी बात सुनकर कल्पना की कमर सीधी हो गई। ओके, थैंक यू सुबह सुबह ये मुझे बहुत अच्छी खबर देने के लिए। और आज सुबह मेरी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी अच्छी हो गई है, तो होप आज आप मुझे 10 मिनट देंगे। बिल्कुल पांडा, आज मैं आपको 10 नहीं 15 मिनट दूंगा। कम, बस आप फ़ोन रखिए, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच रही हूँ। ये कहकर इन दोनों का कन्वर्जेशन एंड हो जाता है। कल्पना फ़ोन रखते ही अपनी कार को ऐसे उड़ाती है जैसे आसमान में वो अपना जेट उड़ा रही हो। हाँ, वो आज अपनी कार को स्पीड देती है और फट से पहुंच जाती है एसीपी के पास। एसीपी पुलिस स्टेशन में नहीं है, एक अलग जगह है, और उस अलग जगह पर वो 2 लोग हैं जो 2 लोग बाद में पकड़े जाने थे, जिनमें से एक सरबराह है इनका। गुड मॉर्निंग एसीपी। ये कहकर कल्पना ने अपनी हाथ बढ़ाया और एसीपी इमरान से हैंडशेक किया। एसीपी इमरान के चेहरे पर कल्पना को देखकर चमक आ गई। आइए आइए, कब से मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चलिए। थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। कल्पना ने एसीपी की बात का जवाब दिया, लेकिन मेरा वेट ओवर कराइए और मुझे उन दोनों से मिलवाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। अपने लेफ़्ट हैंड से एसीपी इमरान ने एक तरफ इशारा किया जाने का और कल्पना उस इशारे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गई। एक रूम है जो कि साउंड प्रूफ कह सकते हैं हम। उसके दरवाजे को एसीपी इमरान खोलते हैं और ये दोनों अंदर जाते हैं। 2 लोगों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है। अब इन 2 लोगों को काउंट कर लीजिए तो इस रूम में सिर्फ 4 लोग हैं। वो 2 लोग सामने बैठे हुए हैं जो उस आदमी के साथ थे उस वक्त जब अम्मा पर इन लोगों ने अटैक किया था। एसीपी इमरान डोर को लॉक कर देते हैं और सामने बैठे हुए उस बड़े से चौड़े से आदमी के सामने कल्पना जाकर अपनी चेयर रखकर उल्टी कर देती है और उस पर बैठ जाती है। तो आप हैं वो जो एक बुज़ुर्ग महिला पर हाथ उठाने का बहुत बड़ा हुनर रखते हैं। हाँ, कल्पना की ये बात सुनकर वो आदमी घबराया नहीं, वो मुस्कुरा दिया और सीधा होकर कल्पना के सामने हो गया। अच्छा लगा मुझे आपका ये एटीट्यूड महाशय, बहुत अच्छा लगा। अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे दुश्मन जो आँखों में आँखें मिला कर वार करते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। अब चुपचाप अपना मुंह खोल दीजिए कि आपने उस बुज़ुर्ग महिला पर अटैक क्यों किया, वरना आप कहीं भी मुंह खोलने के लायक नहीं रहेंगे। कल्पना ने अपनी आंखों में जितना आक्रोश वो भर सकती थी उतना भर के उस आदमी से कहा, तुम्हें क्या लगता है स्क्वाड्रन लीडर कि हम तुम्हारी उस बुज़ुर्ग महिला को मारने आए थे? नहीं, हम उस बुज़ुर्ग महिला को मारने नहीं आए थे। कल्पना की आंखों में आंखें डालकर उस आदमी ने अपनी बात कही। कल्पना ये सुनकर उसके कान गर्म हो गए। वो खड़ी हो गई और उसने अपनी कुर्सी को पीछे कर दिया और इस आदमी के कॉलर को पकड़कर इसे उठा लिया और दीवार से लगा दिया ज़ोर से। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलिए। हाँ, मैंने ठीक कहा। हम उस बुज़ुर्ग महिला को मारने नहीं आए थे, हम तुम्हें मारने आए थे स्क्वाड्रन लीडर। तुम्हें। तो मारा क्यों नहीं आपने? हाँ, मर्द बनते हैं ना आप लोग, तो मुझ पर वार किया होता। उस पर क्यों वार किया आपने? बोलिए। कल्पना ने अपनी पकड़ को और ज़्यादा गहरा कर दिया। क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी स्क्वाड्रन लीडर, तुम वहाँ से भाग गई थी। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ आए थे, लेकिन हमें तुम नहीं मिली वो जर्नलिस्ट जो तुम्हारे साथ हमने कितनी बार देखी, और जो तुम्हारे साथ दिखेगा हम उसे भी ख़त्म कर देंगे। ये कहकर वो आदमी फिर से हंस दिया
कल्पना ने उसके हंसते हुए चेहरे पर अपना एक पंच मारा, लेकिन उसकी हंसी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्या कहा आपने? आप मिस जर्नलिस्ट को मारने आए थे? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, या आप में से किसी का भी? हाँ, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा स्क्वाड्रन लीडर, लेकिन वो शख्स जो तुम्हारे साथ पाया जाएगा, जो तुम्हारे करीब पाया जाएगा, हम उसे ख़त्म कर देंगे और उसके बाद तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तुम्हें क्या लगा कि उस दिन तुम बच गई, भाग गई बुज़दिलों की तरह, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, ना हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना तुम्हारे साथ जुड़े हुए किसी भी इंसान को। तो हमें ये ऑर्डर दिया गया कि उस इंसान पर वार किया जाए जो तुम्हारे साथ देखा गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार, लेकिन हम उसमें चूक गए। हाँ, हम तुम्हें मारने आए थे स्क्वाड्रन लीडर, हम तुम्हें मारने आए थे और हम तुम्हें मार कर रहेंगे। तुमसे जुड़े हर इंसान को मार देंगे। हम मार देंगे तुम्हें। उस इंसान की बात सुनकर कल्पना से रहा नहीं गया और वो अपने पंचों की बरसात उस आदमी पर करती रही। और वो आदमी एक जगह बोल पड़ा, हाँ, तुम कितना भी हमें मार लो, एक मरेगा तो दूसरा आएगा, लेकिन तुम ज़रूर मरोगी स्क्वाड्रन लीडर, तुम ज़रूर मरोगी और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान मर जाएगा। हम उसे ख़त्म कर देंगे जैसे उसे ख़त्म किया था। याद है ना तुम्हें? ये बात कहकर वो आदमी कल्पना की नज़रों में नज़रें बिल्कुल स्ट्रांगली मिलाता है, जैसे वो यहाँ जीत रहा हो। और कल्पना ये सुनकर, जब उसने ये कहा कि उसे हमने मार दिया, वहाँ वो थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर पाती है और वो इतने पंचों की बरसात उस आदमी पर करने लगती है। इससे पहले उस आदमी को वो ख़त्म कर दे, एसीपी इमरान उसे जाकर पकड़ लेते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं पीछे से। ना ना, या रोमांटिक वाला बाहें नहीं, तो रिलैक्स रिलैक्स पांडा, रिलैक्स। इन्हें इतना डैमेज नहीं कर सकते, मैं इसे जान से मार दूंगी एसीपी इमरान, छोड़िए मुझे। नहीं पांडा, रिलैक्स। तुम क्या हमें मारोगी? हमें कोई नहीं मार सकता, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे स्क्वाड्रन लीडर। मुझे मालूम हो गया कि तुम किस चूहे के भेजे हुए इंसान हो। वो चूहा खुद तो मेरे सामने आ नहीं सकता, तो तुम जैसे तुच्चों को मेरे सामने भेजता है मेरे अपनों को ख़त्म करने के लिए। तुम तो ख़त्म होगे ही होगे, लेकिन उस चूहे को मैं ऐसी मौत मारूंगी कि वो भूल जाएगा कि उसने जन्म किस माँ के पेट से लिया था। याद रखना मेरी बात को। ये कहकर उसे एक किक मारकर कल्पना इस रूम से बाहर आ जाती है और एसीपी इमरान उसे एक अलग रूम में, सेपरेटेड अलग रूम में लेकर जाते हैं और उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। अब कल्पना कैसे रिलैक्स हो जाए? तो इसका मतलब एसीपी इमरान ये साबित होता है कि वो अम्मा को मारने नहीं गए थे, ये तीनों मिस जर्नलिस्ट को मारने गए थे, गीतिका को मारने गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मेरे साथ देखा गया। वो तो मुझे जानती तक नहीं है। आज सुबह जो 2 लोग आए थे, उन्होंने सीधा गीतिका पर वार किया। क्या वो दोनों भी इनके गैंग के मेंबर हैं? एसीपी, मुझे ये फिगर आउट करना होगा, क्योंकि मिस चौहान ने कहा कि वो उस पॉलिटिशियन के भेजे हुए आदमी है, लेकिन हो सकता है वो दोनों इन्हीं दोनों के साथी हों। क्या करूं मैं? अब कल्पना की ये बेबसी, ये हल्का सा उसकी सांसों का उखड़ जाना, क्या आपको नहीं लगता कि उसने कोई कीमती चीज़ खोई है? उस आदमी के वो शब्द जो इसे अंदर तक थोड़ा सा हिला दे रहे हैं। हो सकता है इसने कुछ बहुत बड़ा खोया हो, जिसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं हो, या फिर कुछ और। क्या है क्या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा।
तो ज़रा पेशेंस रख के स्टोरी सुना करिए, क्योंकि हर चीज़ को साथ में लेकर जाना ही मुझे अच्छा लगता है और मैं वही करूँगी। तो आज के भाग में इतना ही रखते हैं। जानेंगे सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ अगले भाग में। और मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए दुआ करते रहिए, दुआ बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, हाँ, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और मुसीबतों से लड़ते रहिए। क्या ही कहा जा सकता है। अगर आप अपनी या अपने किसी चहेते की कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है, हाँ, तो आप उस पर कर सकते हैं। और क्या कहूँ मैं आपसे, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ओके, अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय वाय पीने। चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में, बिल्कुल मिलूँगी। दुआ करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। नमस्कार।